नमस्कार, देश प्रदेश में आपका स्वागत है। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज और इस वक्त मैं मुंबई के माहिम इलाके में हूं, माहिम दरगाह के बिल्कुल बाहर। और सबसे शुरुआत में ये तस्वीरें आपको हम दिखा देते हैं माहिम दरगाह के बाहर की। आपको बता दें कि माहिम मेला जो कि 10 दिनों तक चलता है मुंबई में, इस बार धारा 144 की वजह से मेले का आयोजन तो नहीं हुआ है, लेकिन दरगाह के बाहर की ये तस्वीरें, आपको ताज़ा तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। इस पर ज्यादा बात आगे करेंगे, लेकिन शुरुआत कर रहे हैं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। और साथ ही ये बता दें, हमारे सहयोगी दिल्ली से परिमल कुमार भी बने हुए हैं जो आपको ओमिक्रॉन पे और भी आगे जानकारी देंगे। लेकिन शुरुआत कर रहे हैं हम ऐश्वर्या राय बच्चन की खबर से। आज दिन भर वो चर्चा में रही क्योंकि आज ईडी के दफ्तर में उनसे पूछताछ हो रही है। दोपहर करीब 1:30 बजे से ये पूछताछ चल रही है और पनामा पेपर्स को लेकर ये पूरा मामला है जिनसे ये पूछताछ चल रही है। समन किया गया था उनको और मुकेश सिंह सेंगर हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं इसकी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। आपको सीधे उनके पास ले चलते हैं। अमिताभ बच्चन की बहू फिल्म अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन से आज ईडी के दफ्तर दिल्ली में पूरे दिन पूछताछ चलती रही। ये पूछताछ दिल्ली के जामनगर हाउस में ईडी के दफ्तर में हुई। पूछताछ पनामा पेपर लीक मामले को लेकर थी। दरअसल 2016 में पनामा की एक लॉ फर्म से करीब 1.25 करोड़ डॉक्यूमेंट लीक हुए। ये डॉक्यूमेंट कर चोरी को लेकर थे। उन्हीं डॉक्यूमेंट से ये जानकारी मिली कि 2005 में बच्चन परिवार ने वर्जिन आइलैंड में एक कंपनी खोली थी। ये कंपनी इसका नाम था अमिक पार्टनर्स प्राइवेट लिमिटेड। ये कंपनी, इस कंपनी में करीब $50,000 इन्वेस्ट किए गए थे। इस कंपनी की डायरेक्टर ऐश्वर्या राय बच्चन थीं। हालांकि बाद में उनको कंपनी का पार्टनर और शेयर होल्डर बताया गया। इस कंपनी के जो और पार्टनर थे वो ऐश्वर्या राय बच्चन के माता पिता और दूसरे लोग थे। तो इस तरह की कुल 4 शेल कंपनियां थीं और आरोप ये है कि इनके जरिए बड़े पैमाने पर जो काला धन है उसको ठिकाने लगाया गया। बड़े पैमाने पर टैक्स चोरी हुई। 2008 में ये कंपनी बंद कर दी गई और दुबई की एक फर्म को महज $1500 में ये कंपनी बेच दी गई। तो इसी को लेकर बच्चन परिवार का नाम पनामा डॉक्यूमेंट्स में था और जो डॉक्यूमेंट लीक हुए थे उसके बाद ईडी ने इस मामले की जांच शुरू की थी। 1 महीने पहले ईडी ने अभिषेक बच्चन से भी पूछताछ की थी। उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट्स दिए थे, वो सारे डॉक्यूमेंट्स की ईडी ने जांच की और उसके बाद जो ऐश्वर्या राय बच्चन हैं उनको समन जारी किया गया था। पिछली बार वो नहीं आई थी, लेकिन इस बार वो दिल्ली में थी और उन्होंने जांच को ज्वाइन किया और उनसे आज ईडी के दफ्तर में लगातार पूछताछ होती रही। उनसे ये पूछा जा रहा है कि उनकी जो कंपनी थी अमिक पार्टनर्स प्राइवेट लिमिटेड, उसका सालाना टर्नओवर कितना था, ये पैसा कहाँ कहाँ इन्वेस्ट किया गया, कहाँ से पैसा आया, ये सारी जानकारी उनसे ली जा रही है। तो लगातार उनसे पूछताछ की गई और कंपनी से जुड़ी जो तमाम जानकारियां हैं वो उनसे ली गई। ओमिक्रॉन वेरिएंट से 42 मरीज अब तक ठीक हो चुके हैं, लेकिन इस वेरिएंट के चलते तीसरी लहर आने की आशंका है, पूर्वानुमान है और ये असर अगले साल शुरुआती महीनों में दिखने लगेगा। अब इस बीच में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोशिश की है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट के खिलाफ टीका कितना असरदार है उसका परीक्षण शुरू हो गया है। 7 दिनों में उसका परिणाम भी सामने आएगा। दुनिया भर में 25 दिनों में ओमिक्रॉन के करीब 62,000 मरीज, भारत में 15 दिनों में यह आंकड़ा 160 के पार है। हालांकि अब तक कोई गंभीर नहीं और 42 लोग ठीक भी हुए हैं। डेल्टा जितनी तबाही नहीं, पर क्या ये नया वेरिएंट भारत में तीसरी लहर लाएगा? हम मानते हैं कि अभी से फैलना ये प्रारंभ कर चुका है, तो तीसरी लहर जो आएगी वो अगले साल के शुरू के महीनों में अपनी चरम स्तर पे होगी और उसके बाद संख्या कम होनी शुरू हो जाएगी। बहुत दूसरी लहर जितनी घातक नहीं होने की संभावना है और इसीलिए जो दूसरी लहर में बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन या हॉस्पिटल बेड्स की आवश्यकता पड़ी थी, अभी तक के जो लक्षण हैं उसके अनुसार दिख रहा है कि ओमिक्रॉन की वजह से उतनी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। देश में ओमिक्रॉन के 161 मामलों में से कई ऐसे हैं जिनकी विदेश यात्रा की कोई हिस्ट्री नहीं। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के 7 मरीज ऐसे हैं जिनको लंदन से लौटे व्यक्ति से संक्रमण हुआ। कर्नाटक के 11 ओमिक्रॉन मरीजों को लेकर पता किया जा रहा है कि आखिर वो संक्रमित कैसे हुए। भारत में तीसरी लहर अगर आती है तो रोज 1.5 से 2 लाख तक कोरोना के मामले आने की आशंका जताई जा रही है। हमारे देश में ज्यादातर हमारे पास में जो सीरो पॉजिटिविटी जो आई है वो हमारे पास में इन्फेक्शन से आई है। ये केसेस में उतार चढ़ाव जो है ये कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की वजह से भी कॉम्प्रोमाइज होने की वजह से है। एक तरफ तीसरी लहर का खतरा तो दूसरी तरफ रेजिडेंट्स डॉक्टरों की हड़ताल।
नीट पीजी काउंसलिंग में देरी को लेकर रेजिडेंट्स डॉक्टरों ने सोमवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के दफ्तर के बाहर धरना प्रदर्शन किया, लेकिन सरकार ने इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया है और वो ओमिक्रॉन के खिलाफ टीके के असरदार होने का परीक्षण कर रही है। आज हमने वो भी काम शुरू कर दिया है कि ये वेरिएंट इंडिया में हमारी वैक्सीन उसके ऊपर इफेक्ट कर रही है कि नहीं कर रही है, ये चेक करने के लिए कल्चर डेवलप करना होता है और कल्चर वेरिएंट को ओमिक्रॉन वेरिएंट का कल्चर डेवलप करके उसके ऊपर क्या इफेक्ट हो रही है हमारी वैक्सीन की, उसका भी स्टडी हो रहा है और अगले एक सप्ताह में उसका भी रिपोर्ट आ जाएंगे। लहर आने का अंदेशा भी है और पुराने वक्त जैसे हालात नहीं बिगड़ने का दावा भी। मंत्रालय से लेकर राज्यों की नजर और निगरानी है और लोगों के स्तर पर चूक नहीं, उनको चौकन्ना रहने की हिदायत भी। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। और ओमिक्रॉन को लेकर चिंता की अगर हम बात कर रहे हैं तो महाराष्ट्र इसमें सबसे आगे है। 54 मामले यहाँ पर हो चुके हैं। उसी बीच यहाँ की राजधानी मुंबई की तस्वीरें आपको दिखा दें माहिम दरगाह के बिल्कुल बाहर की। और जैसा कि हमने आपको शुरुआत में बताया, माहिम मेले का आयोजन इस दौरान 10 दिनों तक होता है मुंबई शहर में, लेकिन धारा 144 की वजह से मेले का आयोजन न होकर माहिम दरगाह में लोग यहाँ पे चादर चढ़ाते हैं। बड़ी संख्या में लोग हर साल पहुंचते हैं, लेकिन कोविड के समय पिछले साल ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन इस साल जो की तरह की छूट है, आप देखें कि किस संख्या में, किस तादाद में लोग यहाँ पर हैं। और पुलिस लगातार, चाहे वो ट्रैफिक पुलिस हो, यहाँ की लोकल पुलिस हो, दूसरे वार्ड की पुलिस हो, पहुंचकर लोगों की भीड़ को तितर बितर करने की कोशिश लगातार कर रही है, क्योंकि मुंबई में ओमिक्रॉन को लेकर चिंता बढ़ी है। राज्य में सबसे ज्यादा जो मामले हैं मुंबई शहर से ही है। इस बीच बीएमसी ने नई गाइडलाइन भी जारी की है और बीते 7 दिनों में मुंबई में जो कोविड के रोजाना मामले हैं वो भी बढ़ते हुए दिख रहे हैं। हालांकि एक रात की बात फिलहाल ये है कि निजी अस्पताल हो या फिर सरकारी अस्पताल, वो कह रहे हैं कि माइल्ड या फिर न के बराबर सिम्टम है, इसलिए होम क्वारंटीन में ही लोगों का इलाज होगा। देखिए पूरी रिपोर्ट। मुंबई में कोविड केस एक हफ्ते में दोगुने होते दिख रहे हैं। 13 दिसंबर को 174 केस आए तो 19 दिसंबर को 336 मामले दिखे। हालांकि इन सारे मामलों में लक्षण काफी कम हैं, इसलिए ज्यादातर को घर में ही इलाज मिल रहा है। महाराष्ट्र में फिलहाल कोविड पॉजिटिव या संदिग्ध मरीज मिलाकर देखें तो करीब 73,000 लोग होम क्वारंटीन में हैं, तो सिर्फ 900 मरीज अस्पताल में भर्ती हैं। सायन हॉस्पिटल में एक जमाने में 450-500 पेशेंट थे कोरोना के। अभी ये समय में 5, 4, 3 ऐसे पेशेंट सायन हॉस्पिटल में हैं। उनको एक वार्ड में हम लोग रख रहे हैं और आज के द्वारा कोई भी पेशेंट वेंटिलेटर में नहीं है, कोई भी पेशेंट क्रिटिकली इल नहीं है। माइल्ड सिम्टम्स हो रहे हैं, सौम्य सिम्टम्स हो रहे हैं, जिसके कारण हम उनको होम क्वारंटाइन ही एडवाइस कर रहे हैं, हॉस्पिटलाइजेशन नहीं बता रहे हैं। तो इसके कारण जो हॉस्पिटल के एडमिशन रेट है उसमें कोई खास बढ़ोतरी फिलहाल नहीं हुई है। कोविड तो 1-1.5 साल पहले लॉस ऑफ स्मेल, लॉस ऑफ टेस्ट, ये सब सिम्टम्स आते थे, ब्रेथलेसनेस होता था, मतलब श्वास लेने की तकलीफ होती थी। लेकिन अभी जो ताजा कोविड चल रही है उसमें ज्यादा से ज्यादा माइल्ड सिम्टम जैसे कि सर्दी होना, नाक बहना, थकान महसूस होना, सर में दर्द होना, यही सब सिंपल सिम्टम्स फिलहाल नजर आ रहे हैं। और ये माइल्ड होने के कारण हॉस्पिटलाइज भी काफी कम हो रहे हैं। 19 दिसंबर तक पूरे महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के 74 केस आ चुके हैं। नए वेरिएंट को लेकर बढ़ी चिंता के बीच मुंबई में बीएमसी ने नई गाइडलाइन जारी की है, जिसके मुताबिक खुले स्थानों में 25% क्षमता तक के लोगों को अब अनुमति होगी। बंद जगहों में 50% क्षमता तक के लोगों को अनुमति है। यदि 1000 से अधिक लोगों की सभा की योजना है तो स्थानीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की पूर्व अनुमति आवश्यक है। क्रिसमस और नए साल में भीड़ इकट्ठा ना हो, इसको लेकर पुलिस चौकन्नी है। इसके अलावा बीएमसी ने प्रत्येक वार्ड में स्क्वाड की नियुक्ति भी की है, जो वार्ड में हो रही गतिविधियों पर नजर रखेगा और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई भी करेगा। मुंबई से पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 91 नए मरीज सामने आए हैं और संक्रमण दर 0.2% हो गई है और इसने पिछले 6 महीने का रिकॉर्ड तोड़ा है। दरअसल इससे पहले 18 जून को 0.21% संक्रमण दर थी। बीते 24 घंटों में कोरोना से कोई भी मौत नहीं हुई। 24 घंटे में 46,193 टेस्ट भी हुए हैं।
यहाँ पे ईडी से जो खबर आ रही थी ऐश्वर्या राय बच्चन की, वो अब ईडी से निकल चुकी है। एक लंबी पूछताछ चली है और ईडी दफ्तर से अभी निकली है वो। एक लंबी पूछताछ चली, जैसे हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर ने बताया था कि पनामा मामले को लेकर उनसे पूछताछ हो रही थी, कई सेल कंपनियों की बात कही थी। अब ऐश्वर्या राय बच्चन एक लंबी पूछताछ के बाद जो दिल्ली में ईडी दफ्तर के सामने आई थी, अब उन पूछताछ खत्म हो गई है और अब वो निकल गई। कुछ देर में ज़्यादा जानकारी भी सामने में निकल कर आएगी कि आखिर क्या कुछ पूछताछ हुई है और किस तरीके के जवाब मिले हैं ईडी दफ्तर को ऐश्वर्या राय बच्चन से। क्योंकि ये जवाब इसलिए तलाशने की कोशिश हो रही थी क्योंकि सेल कंपनियों की बात हो रही थी और ये पूछताछ बहुत ज़रूरी था। सुबह ये खबर आई कि ईडी दफ्तर में ऐश्वर्या राय बच्चन से पूछताछ होगी और यहाँ पर पूछताछ भी बहुत लंबी चली है। और अब अभी तुरंत कुछ देर पहले जो है ऐश्वर्या राय बच्चन वहाँ ईडी दफ्तर से निकली है, यहाँ पे दिल्ली के ईडी दफ्तर से एक लंबी पूछताछ के बाद, क्योंकि बहुत सारे जवाब तलाशने होते हैं पुलिस को। अगर कोई उनको इस तरह की शिकायत लगती है पैसों को लेके, मनी लॉन्ड्रिंग को लेके, तो वो तमाम शिकायतों की एक जांच की, एक पूरी पड़ताल की एक कड़ी होती है जिसके तहत ये पूछताछ की गई है ईडी दफ्तर में। और यहाँ पर ये भी बताना चाहेंगे कि आज संसद में ऐश्वर्या राय बच्चन की जो सासू हैं जया बच्चन, उन्होंने भी कहा कि बुरे दिन आएंगे जो सरकार को लेकर एक तरीके से घेर रही थी। लेकिन एक पूछताछ दूसरी तरह की हो रही है। पूछताछ जो मामला है वो पुराना मामला है और उसको लेकर पूछताछ अभी जो है वो खत्म किया है ईडी के अधिकारियों ने। और मुकेश सिंह सेंगर इस वक्त हमारे सहयोगी बने हुए हैं। मुकेश, करीब 5 घंटे तक ये पूछताछ चली है, 5 घंटे से ज्यादा। क्या सवाल जवाब हुए? बिल्कुल करीब 5:30 की पूछताछ हुई है। ऐश्वर्या राय बच्चन करीब 1:30 बजे पहुंची थी ईडी दफ्तर और तब से उसे लगातार पूछताछ चल रही है। ये जो पूरा मामला है ये पनामा पेपर लीक से जुड़ा हुआ है। दरअसल 2016 में पनामा की एक लॉ फर्म से करीब 1.25 करोड़ डॉक्यूमेंट लीक हुए थे और उन डॉक्यूमेंट में पूरी दुनिया के नामचीन हस्तियों के नाम से करीब 500 नाम थे और कहा गया था कि इन लोगों ने टैक्स चोरी की है। तो उसी पनामा पेपर लीक में जी मुकेश, हम आपके पास वापस लौटते हैं। तकनीकी कारणों की वजह से आपकी आवाज़ साफ नहीं आ रही है। तो मेरे सहयोगी मुकेश बता रहे थे किस तरह से पनामा पेपर लीक के मामले में, जो कि 2016 का ये मामला था, कई सारे राजनेताओं का नाम, सेलिब्रिटीज़ का नाम, करीब 300 बताया जाता है ये नाम थे। और इसी मामले में अमिताभ बच्चन से भी पूछताछ होनी है। अभिषेक बच्चन से 1 महीने पहले करीब पूछताछ हुई है। ऐश्वर्या राय को आज समन दिया गया था और आज ही वो दफ्तर पहुंची हैं। 1:30 बजे वो पहुंची थी, 5.5 घंटे के करीब पूछताछ चली है। मुकेश एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। जी मुकेश, अपनी बात पूरी करिए। देखिए, करीब 5.5 घंटे पूछताछ हुई है। ऐश्वर्या राय बच्चन करीब 1:30 बजे ईडी के दफ्तर पहुंची थी और तब से लगातार उनसे पूछताछ हो रही थी। कुछ देर पहले वो ईडी के दफ्तर से निकली हैं। दरअसल ये जो पूरा मामला है ये पनामा पेपर लीक से जुड़ा हुआ है। 2016 में पनामा की एक लॉ फर्म के करीब 1.25 करोड़ डॉक्यूमेंट लीक हुए थे। उन डॉक्यूमेंट्स में दुनिया की 500 नामचीन हस्तियों के नाम थे, जिसमें कहा गया था कि इन लोगों ने बड़े पैमाने पर टैक्स चोरी की है। उन्हीं डॉक्यूमेंट की जांच के सिलसिले में ईडी जो है आज लगातार करीब 5.5 घंटे तक उसने ऐश्वर्या राय बच्चन से पूछताछ की है। आरोप यह है कि 2005 में बच्चन परिवार ने वर्जिन आइलैंड में 4 शेल कंपनी बनाई थी और इन कंपनी की डायरेक्टर ऐश्वर्या राय बच्चन थी। बाद में वो पार्टनर बनी और बाद में शेयर होल्डर बनी। इन कंपनीज में ऐश्वर्या राय बच्चन के माता पिता और उनके भाइयों का नाम भी था जो उनके पार्टनर थे और शेयर होल्डर थे। आरोप ये है कि ये जो कंपनी है ये $50,000 में ली गई थी, यानी कि इतना पैसा उसमें इन्वेस्ट किया गया था और 2008 में ये कंपनी बंद कर दी गई और महज $1,500 में ये कंपनी बेच दी गई। तो आरोप ये है कि इन कंपनी के जरिए बड़े पैमाने पर काले धन को ठिकाने लगाया गया और बड़े पैमाने पर टैक्स चोरी की गई। इसी मामले में जो ईडी है वो फेमा के तहत इस पूरे मामले की जांच कर रही है। 1 महीने पहले अभिषेक बच्चन से भी पूछताछ हुई थी और इस बार जो है ऐश्वर्या राय बच्चन से दिल्ली में पूछताछ हुई है। तो उनसे आज पूरे दिन यही पूछताछ हुई कि इस कंपनी का टर्नओवर कितना था, कितना पैसा इन्वेस्ट किया गया और फिर आपने इस कंपनी बेच क्यों दी। तो ये सारी जानकारी ईडी ने उनसे ली है। लंबी पूछताछ हुई है और कुछ देर पहले वो ईडी के दफ्तर से बाहर निकली हैं। जी मुकेश, एक चीज समझना चाहेंगे, मेरा सवाल भी है कि क्या आपके जो सूत्र हैं वो क्या बता रहे हैं कि जो अधिकारी हैं क्या उनको जवाब बहुत संतोषजनक मिला है ऐश्वर्या राय बच्चन से, और क्या फिर आने वाले वक्त में भी इन लोगों से पूछताछ होती है तो उनको बुलाया जाता है जब जवाब और तलाशने होते हैं? तो देखिए, जो आज की पूछताछ हुई है, आज की पूछताछ में ईडी ने ऐश्वर्या राय बच्चन से ये कहा था कि वो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स भी साथ लेकर आए। कुछ डॉक्यूमेंट्स अभिषेक बच्चन ने 1 महीने पहले दिए थे जिनकी जांच चल रही है।
तो जो भी जवाब दिए गए हैं वो सारे जवाब लिखित में लिए ईडी ने, और हो सकता है कि आगे भी उनसे कल या परसों दोबारा से पूछताछ हो। लेकिन एक बात जो निकलकर सामने आ रही है कि पूरे बच्चन परिवार का नाम इन कंपनीज में है, तो ऐसे में ईडी अमिताभ बच्चन को भी पूछताछ के लिए नोटिस जारी कर सकती है, क्योंकि उनकी बहू से पूछताछ हुई है, उनके बेटे से पहले पूछताछ हो चुकी है। अब हो सकता है कि ईडी अमिताभ बच्चन को भी इस मामले में नोटिस जारी करे और उनसे भी पूछताछ हो। वहीं जो ऐश्वर्या राय बच्चन है उनको भी आगे दोबारा उनको पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। जी मुकेश, आप बने रहे हमारे साथ। तो जिस तरह से आज करीब 5.5 घंटे तक पूछताछ चली है ऐश्वर्या राय से, और भी कई नाम है इस लिस्ट में, और पूछताछ की सुई कहां तक जाती है इस पर और आगे चर्चा करेंगे। जल्द रुक रहे हैं, एक ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं। अब से कुछ वक्त पहले करीब 5.5 घंटे की पूछताछ के बाद ऐश्वर्या राय बच्चन ईडी के दफ्तर से निकली हैं, और ये पूछताछ ईडी पनामा पेपर्स मामले को लेकर कर रही थी। और इससे पहले हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सैंकर ने बताया कि अभिषेक बच्चन से भी पूछताछ हुई है। हालांकि एक लंबी सवालों की फहरिस्त थी और उसमें पूछताछ की गई है, और अभी तक ये बताया गया कि जवाब बहुत संतोषप्रद रहा है। लेकिन 5.5 घंटे की पूछताछ के बाद ऐश्वर्या राय बच्चन अभी ईडी दफ्तर से कुछ वक्त पहले निकली हैं। तो ऐश्वर्या राय बच्चन से इससे पहले भी पूछताछ की कोशिश की गई है। बताया जा रहा था कि इसके पहले उन्होंने ईमेल के जरिए भी जवाब देने की कोशिश की थी, और लेकिन इस बार के संबंध में वो खुद दफ्तर पहुंची और 5.5 घंटे की उनसे पूछताछ चली है। उसके अलावा जो और भी नाम है, बताया जाता है कि 300 से ज्यादा जो नाम है उन तक भी एजेंसी पहुंचने की कोशिश करेगी, क्योंकि केंद्र सरकार द्वारा इस पूरे मामले में मामला जो है सुप्रीम कोर्ट भी गया था। उसके बाद मल्टी एजेंसी ग्रुप का भी गठन हुआ था, तो और भी तमाम एजेंसियां जो इससे जुड़ी हुई हैं वो भी इसमें शामिल हो सकती है पूछताछ के लिए। लेकिन इसके बाद और पूछताछ की सुई किन तक पहुंचती है वो भी देखना होगा। देश प्रदेश में फिलहाल इतना ही। मुंबई से मुझे और दिल्ली से परिमल कुमार को दीजिए इजाजत। खबरों के लिए बने रहें NDTV इंडिया के साथ। नमस्कार।